क्या भारत वियतनाम से पीछे छूट रहा है? क्यों विदेशी कंपनियां वियतनाम को चुनती हैं? सब कुछ जानने को मिलेगा आपको। तो आपको तो पता ही होगा कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का 5वां स्थान है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारी चीजों में वियतनाम से पीछे है, और यही कारण है कि निवेशकों को भारत की तुलना में वियतनाम अधिक आकर्षक लगता है। मुझे पता है कि आप जानने के बारे में बहुत उत्सुक हैं। तो चलिए बिना आपकी हलचल बढ़ाए शुरू करते हैं। वियतनाम और भारत दोनों देशों ने 90 के दशक के अंत से आर्थिक विकास का अनुभव किया है। यह वृद्धि इन देशों द्वारा अर्थव्यवस्था में लाए गए सुधारों का परिणाम थी। वियतनाम के लिए ये दो मोई नीति थी, जो 1986 में शुरू हुई थी, और भारत के लिए ये 1991 में आर्थिक उदारीकरण थी। इसके साथ ही दोनों देशों ने अधिक खुले बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाया। भारत की वृद्धि मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र के कारण है, लेकिन वियतनाम के मामले में विनिर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान करता है, विशेष रूप से विद्युत मशीनरी, उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उच्च उत्पादों का निर्माण, जो अन्य उत्पादों के निर्माण की तुलना में अधिक आय देता है। अब वियतनाम के निर्यात को ही ले लीजिए। 2010 में वियतनाम का निर्यात केवल $72 बिलियन था, जबकि 2010 में भारत का निर्यात लगभग $220 बिलियन था। अब 2022 में भारत का निर्यात केवल $220 बिलियन से बढ़कर $422 बिलियन हो गया है, लेकिन 2022 में वियतनाम का निर्यात $72 अरब से बढ़कर $371.5 अरब तक पहुंच गया, जो लगभग भारत के बराबर है। भारत के 5% की तुलना में पिछले 10 वर्षों में 2022 तक वियतनाम का कुल व्यापारिक निर्यात 10% की वार्षिक औसत दर से बढ़ा है। साथ ही आज भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $2,256 है, जो वियतनाम के $3,756 की तुलना में बहुत कम है। जीडीपी में वियतनाम के 46वें स्थान पर है और भारत 5वें स्थान पर है। इसलिए हमने जो संख्याएं देखी है, वे स्पष्ट बोलती है कि वियतनाम ने बहुत कम समय में उच्च रोजगार दर हासिल की है, और यह मुख्य रूप से उच्च निर्यात के कारण है। निर्यात में इस वृद्धि के पीछे का कारण ये है कि कई विदेशी कंपनियों ने पिछले एक दशक में अपनी विनिर्माण सुविधाएं स्थापित की है। वियतनाम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षक स्थान के रूप में विकसित हुआ है, यानी एशिया में पहली पसंद है। वियतनाम तेजी से अच्छी तरह से शिक्षित और सस्ता श्रम प्रदान कर रहा है। साथ ही वियतनाम व्यवसायों के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। यूरोपीय संघ के साथ वियतनाम के हालिया व्यापार समझौते ने उन्हें भारत पर बढ़त दिला दी है। इस समझौते के कारण यूरोपीय उत्पादक वियतनाम में निवेश कर सकते हैं और अन्य एशिया प्रशांत बाजारों में आगे निर्यात कर सकते हैं। इस सौदे के कारण भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय संघ के बाजारों में वियतनाम के हाथों बाजार हिस्सेदारी गंवानी पड़ सकती है। भारत के लिए एक और बड़ी चिंता उनका परिवहन ढांचा है। हम इस डेटा की समस्या को आसानी से समझ सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में किसी शहर से एक बंदरगाह तक पहुंचने में 2 से 4 दिन लगते हैं, जबकि चीन और वियतनाम जैसे देशों में बेहतर परिवहन सुविधाओं के कारण इसमें 1 दिन से भी कम का समय लगता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 दिन से भी कम समय। खैर, भले ही भारत की तटरेखा वियतनाम से लगभग दोगुनी है, लेकिन भारत अपनी क्षमता तक इसका उपयोग करने में सफल नहीं रहा है। इसके अलावा वियतनाम को भारत पर भौगोलिक लाभ भी है। जैसा कि आप जानते हैं, वियतनाम चीन के करीब है और चीन सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। इसलिए निर्माण के लिए कच्चा माल और अन्य संसाधन कंपनियों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और कोई सवाल ही नहीं, वियतनाम आसियान देशों के समूह का सदस्य होने के नाते एक और फायदा जोड़ता है। इन सभी फायदों के साथ वियतनाम बुनियादी ढांचे के लिहाज से बेहतर है, और भारत की तुलना में यहां व्यापार सेटअप करना और व्यापार करना आसान है। नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी घर्षण के मामले में वियतनाम भारत से थोड़ा बेहतर है। उदाहरण के लिए आपको बता दें, वियतनाम में व्यवसाय शुरू करने में लगने वाला औसत समय 16 दिन और भारत में 18 दिन लगते हैं। व्यवसाय शुरू करने के लिए पूरी की जाने वाली प्रक्रियाओं की संख्या लगने वाला समय भारत में 10 दिन और वियतनाम में 8 दिन लगते हैं। इससे वियतनाम को और एडवांटेज मिलता है, और वियतनाम में साक्षरता दर 95% है और भारत में साक्षरता दर 74.373% है। इसके अलावा भारत की तुलना में वियतनाम में महिला कार्यबल भागीदारी दर भी बेहतर है।
भारत में महिलाओं की कुल श्रम बल भागीदारी दर मात्र 20.33% है, जबकि वियतनाम में 72.591% है, जो कि बहुत बड़ा अंतर है। अब बात करते हैं वर्तमान समय की। वियतनाम ने कोविड महामारी को बहुत अच्छी तरह से संभाला है, लेकिन दूसरी ओर भारत महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों में से एक था, जिसने भारत की कमर तोड़ दी थी। और अच्छी हैंडलिंग के कारण 2020 में वियतनाम की जीडीपी प्लस 2.7% थी, जबकि भारत और अधिकांश अन्य देशों में जीडीपी नकारात्मक थी। इसलिए ये सब निवेशकों को भारत के बजाय वियतनाम को चुनने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वियतनाम में परेशानियां नहीं है। आप देखते हैं कि वियतनाम एक साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट देश है और उसकी एक सत्ताधारी पार्टी है। ऐसे में अनियंत्रित बिजली परेशानी खड़ी कर सकती है। इसके अलावा अमेरिका मुद्रा हेरफेर के लिए वियतनाम की जांच कर रहा है। इसी तरह के आरोपों ने अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध शुरू कर दिया था, जो आज तक चल रहा है, जिसके बारे में मैंने अपनी यूएसए चीन नई कोल्ड वॉर वाली वीडियो में कवर किया है। चलिए वीडियो में वापस आते हैं। तो आने वाला ये भविष्य वियतनाम के लिए एक धमाकेदार हो सकता है। अंत में हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारत के पास 1.3 अरब का विशाल बाजार है। भारत कॉर्पोरेट टैक्स को कम करके और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं में सुधार लाकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने की भी कोशिश कर रहा है। फिर भी यह पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि भारत विनिर्माण के मामले में पीछे है। सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचे पर एक साथ काम करके वियतनाम ने खुद को सक्षम बनाया है। इसे थेनोस होने की तरह सोचें। हम थेनोस की तरह पावरफुल तो हैं, पर छोटा सा कैप्टन अमेरिका हमें चैलेंज कर रहा है। खैर, मजाक की बात साइड में। भारत एक दशक के भीतर उठ सकता है, लेकिन ये केवल सुशासन और लगातार आर्थिक विकास के साथ ही हो सकता है। जैसे कि 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल के साथ भारत की विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा दिया, जो कि 20 से अधिक उद्योगों के निवेश और विकास को बढ़ावा देने के लिए है। इसके बाद भारत ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू की। भारत ने विदेशी कंपनियों को लुभाने के लिए भारी मात्रा में $20 बिलियन खर्च किए। अक्टूबर 2022 में भारत ने हाल ही में चीन से कंपनियों और कारखानों को आकर्षित करने के लिए $1.5 ट्रिलियन के बजट के साथ पीएम गति शक्ति परियोजना को मंजूरी दी है। लेकिन भारत को अभी भी महिला सशक्तिकरण और शिक्षा पर काम करने की आवश्यकता है, तो ही भारत इस रेस में टक्कर दे सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। खैर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और भाई लोग, 98.7% लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन्हीं में से एक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और न्यू चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।